हेलो एंड वेलकम बैक टू रेन एंड मार्टिन कंप्लीट ग्रामर सीरीज। तो इस वीडियो में हम रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर हम जानेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन का ओमिशन कहाँ करना है और रिलेटिव प्रोनाउन का वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट होते हैं। तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट थर्ड वीडियो है, जिसमें हम लोग बेसिकली ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन जानेंगे और एग्रीमेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन जानेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो रहने वाला है क्योंकि ये छोटे छोटे दो कंसेप्ट है। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन का एक पार्ट और आएगा, वो भी छोटा ही वीडियो होगा। उसके बाद हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा। तो कहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट कर सकते हैं? देखो, ओमिशन का मतलब होता है हटा देना। ओमिट वर्ड से बना है ओमिशन, इसका मतलब होता है हटा देना। तो कई बार ऐसे होते हैं सेंटेंसेस में जहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन को रख भी सकते हैं या फिर हम उसे नहीं भी रख सकते, मतलब उसको ओमिट भी कर सकते हैं। तो कहां पर रिलेटिव प्रोनाउन को हम हटा सकते हैं, कहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट कर सकते हैं? तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, द रिलेटिव प्रोनाउंस इज जनरली omitted in the accusative और we can say ऑब्जेक्टिव केस। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है हम लोग कब उसको हटा सकते हैं? अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो, यानी कि एक्यूजेटिव केस में हो, तो आप वहां के जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं आप उसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो एक बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन का ओमिशन केवल ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ऑब्जेक्टिव केस को ही हम क्या बोलते हैं? एक्यूजेटिव केस बोलते हैं। तो चलिए यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा और एग्जांपल्स के हेल्प से मैं आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा कि रिलेटिव प्रोनाउन के ओमिशन कहां पर होते हैं और कैसे होते हैं। तो चलिए ध्यान देना यहां पर। अब इस जैसे यहां पर हमने कुछ सेंटेंस लिया, अब सेंटेंस में देखो क्या है, आई हैव फाउंड द कीज विच आई हैड लॉस्ट। देखो, मुझे कीज मिल गए। भाई कौन सा कीज? जो हमने खो दिया था, जो हमने खो दिया था। तो यहां पर देखो, ये जो विच है ना, ये जो विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके लिए आया है? ये आया है कीज के लिए। और ये कीज क्या है? यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है। भाई आई हैड लॉस्ट, क्या मैंने लॉस्ट कर दिया था? भाई कीज को। तो ये किस जगह पे आ रहा है? ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है। तो अगर एंटीसीडेंट ऑब्जेक्टिव केस में हो तो उसके ऑब्जेक्टिव केस वाले रिलेटिव प्रोनाउन को आप चाहे तो रख भी सकते हैं और नहीं तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ज्यादातर स्पीकिंग में रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट किया जाता है। रिटन इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का ओमिशन आपको मिल जाएगा, बट रिटन इंग्लिश में थोड़ा सा इसको अच्छा नहीं माना जाता है। बट फिर भी आज के इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में भी जहां पर ऑब्जेक्टिव केस में रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वहां पर उसको लोग ओमिट कर देते हैं। बट ये ज्यादातर कॉमन किस में? स्पीकिंग में है। तो ध्यान देना यहां पर। तो यहां पर जो रिलेटिव प्रोनाउन विच है, इसको हमने ब्रैकेट में क्यों रखा? इसको हमने ब्रैकेट में इसलिए रखा ताकि मैं आपको बता पाऊं कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है आप इसको रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। यानी कि सेंटेंस आप दो तरीके से बोल सकते हो। पहला तरीका देखो क्या है, आई हैव फाउंड द कीज विच आई हैड लॉस्ट, यानी विच को आप यहां पर बोल सकते हो, यूज कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम यहां पर विच को बोले ही ना, यानी कि आई हैव फाउंड द कीज आई हैड लॉस्ट। यानी कि इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई हैव फाउंड द कीज, आई हैव फाउंड द कीज आई हैड लॉस्ट, आई हैड लॉस्ट। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज नहीं कर रहे हैं। तो दोनों ही सेंटेंस सही है। आप रिलेटिव प्रोनाउन के साथ भी लिखो तो भी सही है, इसके बिना लिखो तो भी सही है, बशर्ते कि ये चीज आप कहां पर कर सकते हो? ऑब्जेक्टिव केस वाले रिलेटिव प्रोनाउन में कर सकते हो। सब्जेक्टिव केस या पॉसेसिव केस में नहीं, केवल ऑब्जेक्टिव केस में ऐसा आप कर सकते हो। और एग्जांपल देखो क्या है, और एग्जांपल है, दिस इज द मैन whom you want to meet। ये वही मैन है, ये वही इंसान है जिनसे आप मिलना चाहते हैं। तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन होम देखो क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में। तो आप इसको रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। जैसे दिस इज द मैन होम यू वांट टू मीट, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज द मैन यू वांट टू मीट, दिस इज द मैन यू वांट टू मीट। उसके बाद देखो, इट वॉज द बेस्ट फिल्म, इट वॉज द बेस्ट फिल्म दैट आई हैव एवर वॉच्ड। भाई ये सबसे अच्छा फिल्म था जिसे मैंने कभी देखा। तो यहां पर देखो, जो दैट है रिलेटिव प्रोनाउन
आप इसको रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, यानी कि इस सेंटेंस को दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो ये हो गया, इट वॉज द बेस्ट फिल्म दैट आई हैव एवर वॉच्ड, ऐसे बोल सकते हो। नहीं तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इट वॉज द बेस्ट फिल्म, इट वॉज द बेस्ट फिल्म आई हैव एवर वॉच्ड। अब देखो, जब हम इस तरीके से सेंटेंस को लिख रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर यह हो रहा है कि यहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज नहीं कर रहे। तो दोनों तरीका सही है, दोनों तरीका सही है। तो आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन को हम कहां पर ओमिट कर सकते हैं, कहां पर हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं एग्रीमेंट के बारे में। देखो, एग्रीमेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन एंड इट्स एंटीसीडेंट। तो देखो, कभी भी ध्यान देना, रिलेटिव प्रोनाउन अपने साथ कौन सा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा या प्लूरल वर्ब लेगा, ये डिपेंड करता है कि एंटीसीडेंट क्या है। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर एंटीसीडेंट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन जो अपना वर्ब लेते हैं वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लेते हैं, और आपको बिल्कुल एग्रीमेंट कराना पड़ेगा एंटीसीडेंट और वर्ब के बीच में कि अगर सिंगुलर है तो भाई वर्ब को भी सिंगुलर रखो, अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल रखो, तभी एग्रीमेंट हो पाएगा। अब देखो, जैसे ये वाला सेंटेंस देखना, यहां देखो क्या, इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल। अब देखो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है हुम, हु है, ये क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसका इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन है, इसका एंटीसीडेंट है आई। तो इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आ रहा है उसका हम सिंगुलर या प्लूरल हम किसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, हम एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। तो एंटीसीडेंट आई है तो आई के साथ हम क्या करेंगे, एम लगाएंगे। अगर आप यहां पर इज लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल, यहां पर इज लगाना गलत हो जाएगा, क्योंकि एंटीसीडेंट क्या है, आई है, और आई के साथ हम इज नहीं लगाते हैं, आई के साथ हम एम लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर देखो, ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, ये हो गया एंटीसीडेंट, और ये जो वर्ब है ना एम, ये एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लग रहा है। कभी भी वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नहीं लगता है, वर्ब उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगता है। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगा उसको भी सिंगुलर फॉर्म में रखना है। अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो जो वर्ब जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आ रहा है उसको भी प्लूरल रखना पड़ेगा। जैसा देखो, द बॉय हु वॉज लेजी वॉज पनिश्ड। अब देखो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट कौन है, बॉय, और बॉय क्या सिंगुलर है, तो इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब वॉज लगेगा। उसके बाद अगर हम नीचे वाले सेंटेंस को देखें तो मान के अगर चलना है, जैसे यहां पर अगर बॉयज होता, अगर यहां पर जो बॉय लिखा हुआ है, अगर यहां पर बॉयज होता, द बॉयज होता, यानी एक से ज्यादा लड़के होते हैं, तब क्या होता कि यहां पर जो इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ये जो वर्ब वॉज है, यहां पर इसके जगह पे हमें वर लगाना होता, यहां पर हमें इसके जगह पे वर लगाना होता, मतलब द बॉयज हु वर लेजी, और यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, वर करना पड़ेगा, यहां पर भी वर करना पड़ेगा, हु वर लेजी वर पनिश्ड। बात समझ में आ रही है? हाँ, उसके बाद ये आखिरी के दो सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस आपके एग्जाम में या टेस्ट पेपर में आते रहते हैं, तो ध्यान देना है। He was one of the students who were selected। अब देखो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, अब वन ऑफ के केस में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, और इसी प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहां पर वर्ब भी हम क्या करते हैं, प्लूरल लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है, इसका एंटीसीडेंट कौन है, इसका एंटीसीडेंट है स्टूडेंट्स, इसका एंटीसीडेंट है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या है भाई, प्लूरल है, प्लूरल है, तो अगर प्लूरल है तो यहां पर वर लगाना पड़ेगा, सही है। कई बच्चे ये वन को ही एंटीसीडेंट मान लेते हैं, और ये वन को एंटीसीडेंट मानने के कारण क्या होता है कि वे लोग उसको सिंगुलर मान के चलते हैं, और यहां पर वर ना लगा करके वॉज लगा देते हैं, सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं। यानी ऐसे, ही वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु वाज सेलेक्टेड,
भाई जबकि हम बोलना चाह रहे हैं कि कई सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, केवल वही सेलेक्ट नहीं हुआ, कई सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं और उन सेलेक्टेड स्टूडेंट में से भी वो एक था, इसका ये मतलब हुआ। तो देखो ध्यान देना, वन अप के केस में भी जो एंटीसीडेंट होगा ना, जो एक्चुअल एंटीसीडेंट होगा वो वर्ड एंटीसीडेंट होगा जो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बगल में होगा। अब देखो अगर हम वन को एंटीसीडेंट मान के चलते हैं तो वन तो हु से बहुत दूरी पे है, इसके पहले कौन है, इसके पहले स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट्स क्या प्लूरल है, तो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, वर लगाएंगे। वाज लगाना यहाँ गलत हो जाएगा, इसलिए यहां पर क्या करना होगा, वर लगाना होगा इसके अकॉर्डिंग। लेकिन इसी के जैसा एक और एग्जाम्पल है, नीचे में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऐसे सेंटेंस थोड़ा कंफ्यूज आपको कर सकते हैं। जैसे ही वॉज द ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु वॉज सेलेक्टेड। अब देखो यहां पर भी लगभग सेम सेंटेंस है, बस फर्क क्या है कि यहां पर केवल वन लिखा हुआ है और यहां पर वन से पहले द ओनली लगा हुआ है, यहां पर ओनली लगा हुआ है। तो यहां पर देखो क्या है, यहां पर स्ट्रेस हमारा किस चीज पे है, स्ट्रेस हमारा वन पे है, यहां पर हमारा स्ट्रेस किस पे है, वन पे है। तो अगर स्ट्रेस वन पे है तो हमें यह मान के चलना पड़ेगा कि हमारा जो यहाँ पर एक्चुअल एंटीसीडेंट है ये स्टूडेंट्स नहीं है बल्कि वन है, ये स्टूडेंट्स नहीं है बल्कि वन है। और अगर वन पे हमारा स्ट्रेस है तो वन ही हमारा क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या करेंगे, यहाँ पर वाज लगाना पड़ेगा, वाज लगाना पड़ेगा। तो आपने देखा कि दोनों सेंटेंस लगभग आपको एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे, बस फर्क है कि यहाँ पर केवल वन लिखा हुआ और यहाँ पर वन से पहले द ओनली लिखा हुआ है, और द ओनली लिखने से क्या हो गया, वन पे स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस का मतलब उस पर जोर लगाना, उस पर ज्यादा फोकस करना। तो यहां पर सेंस क्या बन रहा है कि कई सारे स्टूडेंट्स थे और केवल उसी का सिलेक्शन हुआ, सबका नहीं हुआ। और यहां पर क्या मीनिंग है कि सभी स्टूडेंट सेलेक्टेड थे और उन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स में से वो भी क्या थे, एक थे। तो ऐसे वन अप का केस में क्वेश्चन आते रहते हैं आपके टेस्ट पेपर में, एग्जाम्स में। अगर आपने एग्जाम वगैरह दिया होगा या देते रहते होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये बात क्लियर है। तो बस यही छोटा सा चीज था जो मुझे इसमें बताना था आपको कि रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट हम कहाँ कर सकते हैं, उसका ओमिशन कहाँ पर होता है। दूसरा कि रिलेटिव प्रोनाउन में वर्ब को कैसे लगाएंगे, तो वर्ब को आपको एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगाना है कि अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर हो तो वर्ब को भी सिंगुलर रखना है, अगर एंटीसीडेंट प्लूरल हो तो वर्ब को भी प्लूरल रखना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा आज का वीडियो क्वालिटी थोड़ा डल दिखाई दे रहा होगा भाई, आपने देखा होगा मैं किसी वीडियो में बहुत ज़्यादा ग्लो करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं गोरा दिखता हूँ, आज के वीडियो में काला दिख रहा हूँ। हालांकि लाइट मेरे पास बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन कैमरा में कुछ कुछ छेड़छाड़ हुआ है ना। तो अभी जो हमारे टीम के जो कैमरा मैन है ना, उसको थोड़ा बोला जाएगा कि आप इसको सेटिंग वगैरह ठीक से कीजिए, क्योंकि इतने लाइट होने के बावजूद भी आज थोड़ा वीडियो का क्वालिटी थोड़ा डल है, मतलब मेरे चेहरे थोड़ा काला दिख रहा है, मतलब लग रहा है कि मैं श्रीलंका वगैरह से या वेस्ट इंडीज़ वगैरह से आया हूँ। ठीक है, बट कोई नहीं, यहाँ स्मार्टनेस से ज़्यादा मैटर करता है कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। अगर ये सब चीज़ दिखाई दे रहा है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए, तो कैसा लगा, बातें आपको समझ में आ गई। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर हमने दो चीज़ सीखा, एक तो ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन और दूसरा एग्रीमेंट ऑफ वर्ब इन केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, यानी वर्ब का एग्रीमेंट कैसे कराएं, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग कराएं। ठीक है, चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी तरह का नोटिफिकेशन या पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।